गुड। अरे आगे कैसे बैठे हुए हैं आप? ए भाई जामुन, इसको पीछे भेज, पाप लगेगा तेरे को। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है। ओह माय गॉड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, शर्मा रही है ना? हाँ, अब काम ही ऐसे किए हैं, शर्माइएगा। थैंक यू सर, सेम टू यू। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हाँ, नहीं, मेरा भी विश करना बनता है। पर भाई तू बाहर बैठा यार, उसको पीछे भेज रहे, तेरे को बहुत पाप लगे। एनिवर्सरी के दिन तू विधवा हो जाएगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ जामुन, तो ऐसा मत कर रहे। ए जा रे पीछे जा, ऐसे नहीं करते यार। हाँ, अल्टरनेटिव डे। ओ, MWF TTS, मंडे वेनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। हाँ, पर आज मैं आयुष को अप्रिशिएट करता हूं, सही जगह बैठा है, ऐसे ही करना चाहिए। बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ते थे ना, मैच द फॉलोइंग। ये बालों को क्या हो गया इसके? भूतनी भूतनी आ गई क्या? आमीचे तो माँ मोंजुली का। सांस तो ले ले पहले भाई, नहीं तो ये आखिरी विश हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डन विद होमवर्क? इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है आज। जो भी डाउट्स है, कुछ भी है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। चैप्टर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3, 4, 5, दैट्स हाउ विल डू। Prepare a cost statement of Ignis thermal power station showing the cost of electricity generated per kilowatt hour from the data provided below pertaining to the year 2020-21. Total unit generated are कितने जीरोस है? 20 लाख किलोवाट आवर्स। सो आपको यहां पर कॉस्ट दी गई है, ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट, स्पेयर स्टोर्स, प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। 5 किलोवाट आवर्स of electricity generated per kg of coal consumed at 4.25 per kg, depreciation is to be charged। मतलब ये क्वेश्चन हमने जो एक और थर्मल का क्वेश्चन देखा उससे काफी इजी है। जो एक और हमने क्वेश्चन देखा था, गुड मॉर्निंग मैम, उठ गए आप? वेरी गुड। हमने जो एक और थर्मल का क्वेश्चन देखा था, वहां पर 2 प्लांट्स थे, एक था स्टीम जनरेटिंग यूनिट और फिर पावर जनरेशन यूनिट। तो हमने स्टीम प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट की और फिर हमसे कहा था कि कुछ यूनिट्स पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं, अकॉर्डिंगली उसको वहां ट्रांसफर किया था और हम लोगों ने आंसर निकाला था। यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत है? सबसे पहले यहां पर डायरेक्टली कुछ कॉस्ट दी है, 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8 और 6 हो गया 14 लाख, उसके बाद में 40 लाख, तो ये वाली टोटल कितनी है? 94 लाख, करेक्ट। अब ये 94 लाख के अलावा भी नीचे कुछ और कॉस्ट है। 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल, मतलब 1 किलोग्राम कोल में 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के बनते हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने बने? 20 लाख। तो यूनिटरी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे? 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपको कोल की क्वांटिटी पता चलेगी। 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 होता है 4 लाख केजी ऑफ कोल, और 1 किलोग्राम कोल जो है वो कितने का है? व्हाट इज द रेट? 4.25। सो 17 लाख रुपए का कोल। चेक कीजिएगा ये सभी का आंसर आया। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। डेप्रीसिएशन इज 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट। 5 करोड़ की कैपिटल कॉस्ट है, 5 करोड़ का 5% कितना हुआ? 32 लाख। ओके, तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट 1 करोड़
36 lakhs, 37 कहां से है, 36 अगेन 1 crore 36 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड से, जो कि है 20 lakhs, तो रुपीस पर यूनिट इज 6.8 पर यूनिट। चेक कीजिएगा ये आंसर आया, आई थिंक लेस देन 5 मिनट्स में हो गया होगा। आसान है। अब देखना जब आप रिवीजन्स करेंगे ना, तो रिवीजन करते समय इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दीज क्वेश्चंस आई सजेस्ट टू डू इट ऑन कैलकुलेटर। करेक्ट, चलिए बहुत अच्छा। और एक क्वेश्चन था 19 नंबर, ये बना क्वेश्चन सबसे हुआ अच्छे से, पक्का करें चेक। अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विद 100 सिंगल रूम्स। लॉजिंग रूम कहां पर है, हिल स्टेशन पे, पहाड़ी इलाके में। कितने कमरे हैं टोटल, 100। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। एक बात बताओ, हिल स्टेशन पे ऑफ सीजन कब होता है? पकड़ा गया, पकड़ा गया। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है, हिल स्टेशन पे ऑफ सीजन गर्मियों में होता है, जो कि गलत आंसर है। हिल स्टेशन पे ऑफ सीजन विंटर्स में होता है, सर्दी में होता है, क्योंकि बर्फ गिरती है ना, एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन हिल स्टेशन पे पीक सीजन कब होता है, गर्मियों में, बिकॉज जब बाकी पूरी इंडिया में गर्मी पड़ रही है, लोग हिल स्टेशन जाते हैं। सो हिल स्टेशन से मुझे यहां पे याद आया, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अ प्लेस नोन एज माथेरान? कितने लोगों ने सुना है? ओके, you must visit that place. It's extremely amazing place. Matheran is known as the smallest hill station of India, and it is hardly, I think, 3 kilometers or 2 kilometers worth of hill station. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और आप जब वहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 1980 के दशक, नहीं सॉरी 1800 या 1900 के दशक में आ गए, क्योंकि वहां गाड़ियां चलती नहीं, वहां सिर्फ पैदल या घोड़े, दो ही तरीके हैं चलने का। देयर इज अ कंप्लीट रेड सॉइल, जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी रेड सॉइल, कंप्लीटली वो है। वहां पर किसी भी प्रकार का आई शुड से मॉडर्न आर्किटेक्चर नहीं है। इवन जितने होटल्स भी बने, होटल्स में फैंस भी जो लगे वो अंग्रेजों के जमाने के लगे। तो माथेरान जो है वो अंग्रेजों के लिए एक हिल स्टेशन हुआ करता था, उन्होंने उसको एज अ हिल स्टेशन बनाया, और अब ऑब्वियसली वो कंटिन्यू हो रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन फील दैट पोल्यूशन फ्री एयर ओवर देयर। और बहुत सस्ता नहीं कहूंगा मैं, बट बहुत महंगा मीन ये ट्रांसपोर्टेशन वाइज काफी सस्ता है। यू हैव टू सिंपली गो टू मुंबई, मुंबई से लोकल ट्रेन चलती है, लास्ट स्टॉपेज या मैं कहूंगा फर्स्ट स्टॉपेज है, और एक जगह उसका नाम है नेरुल। नेरुल आपको जाना पड़ता है, और नेरुल से बहुत अमेजिंग है, 8 किलोमीटर की जर्नी। नंबर 1 आप शेयर बेसिस गाड़ी पे जा सकते हैं, नंबर 2 ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग ट्रैक करके जाते हैं, क्योंकि माथेरान पहाड़ पे है और नेरुल उसके नीचे है, तो लोग ट्रैक करके जाते हैं। और तीसरा तरीका है, बहुत ही अमेजिंग टॉय ट्रेन चलती है वहां पे, छोटी वाली ट्रेन होती है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो वाली ट्रेन बहुत ही ब्यूटीफुल। वो ट्रेन जो है वो साल में कुछ महीने बंद होती है, स्पेशली जब बारिश होती है ना, हैवी रेनफॉल होती है तब। बट वो जो जगह है ना, आई एम टेलिंग यू, इट हैज अ वाइब, बहुत अमेजिंग जगह है। कभी भी लाइफ में मौका मिला माथेरान जरूर जाइएगा। ऐसा ही कुछ हिल स्टेशन है। ऑफ सीजन ऑन सीजन का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? चलिए, तो 6 महीने का ऑफ सीजन है और 6 महीने का पीक सीजन है। ठीक है, मैं इसको यहां पर मैप कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर यही कैलकुलेशन सबसे क्रिटिकल होने वाली है। सबको पता है ना आज रिजल्ट आने वाला है? ये देखिए, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं है। प्लीज रेगुलरली विजिट। अरे भैया रेगुलरली विजिट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो 12 महीने का जो समय है, इसमें से कुछ महीनों को हम लोग कहेंगे पीक सीजन, और कुछ महीनों को हम कहेंगे ऑफ सीजन। और ये कुछ महीने कितने हैं? 6 मंथ्स, टोटल बिकमिंग 12 मंथ्स। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड
हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। इसका मतलब क्या है, ऑफ सीजन में मेरा रेंट हाफ होता है। तो अगर पीक सीजन में रेंट x है तो ऑफ सीजन में कितना होगा 0.5x। ठीक है। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। ओके, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड द अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। assume a month to be of 30 days। तो a month of 30 days, that means a year of 360 days। Occupancy during the season is 80%, while during off season it is only 40%। Now understand, सीजन में ऑक्यूपेंसी है 80%। सीजन में कितने कमरे हैं 100 रूम्स है इनटू, अब यहां पर आपको करना, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन। तो एक बार के लिए डेटा मुझे पूरे साल भर का बनाना पड़ेगा। तो 100 कमरे हैं हमारे पास इनटू 30 डेज इन अ मंथ इनटू 12 मंथ्स, ये हमें देगा टोटल रूम डेज बराबर है। लेकिन ऑक्यूपेंसी कितनी है 80%, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 80%। अच्छा हाँ, सॉरी आई एम रॉन्ग, सॉरी पीक सीजन जो है वो 6 महीने का, यू आर राइट, इनटू 80%। और ये 6 महीनों का मेरा टैरिफ क्या है x, फुल रेंट चार्ज कर रहा हूं मैं, तो इनटू x। तो कितना होता है ये 100 इंटू 300 30 इंटू 6 इंटू 80%, 14,400x। चेक करिएगा सभी जने, ये आया सभी का। अब आते हैं ऑफ सीजन में। नंबर ऑफ रूम्स 100 है, 30 डेज इन अ मंथ, कितने मंथ्स का ऑफ सीजन है 6 मंथ्स का। ठीक है, ऑक्यूपेंसी है 40% और 0.5x, तो 100 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 3600x। तो टोटल रेवेन्यू मेरा होगा 18,000x। चेक ऑल ऑफ यू, ये आया क्या सभी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। बाकी कॉस्ट में तो कुछ सच है नहीं। ऑक्यूपेंसी आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम इज 200 लाख, ऑफ विच 80% रिलेट्स टू बिल्डिंग एंड बैलेंस फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। ओके, वैल्यूज यहां पर निकाल लेते हैं। 80% रिलेटिंग टू बिल्डिंग है, मतलब 160 लैक्स, एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स में होगा 40 लैक्स। ये क्यों काम आएगा, बिकॉज इसके बेसिस पे हमें मिलेगा डेप्रीसिएशन, जो कि पॉइंट नंबर 4 में दिया है। एनुअल डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 5%, तो 160 लाख का 5%, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन होगा 8 लाख, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स 40 लाख का 15%। एक्सपेंसेस दिया है, स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम रेंट। अच्छा, ये खर्चा एक दिन का या पूरे साल का है, ऊपर दिया है डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, तो पूरे साल भर का खर्चा दिया है आपको। स्टाफ की सैलरी दी है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग दिया है, लॉन्ड्री चार्जेस दिया है, इंटीरियर दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है। रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम पर डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, रूम डेज लगेगा। कैसे निकालेंगे रूम डेज, सर ये देखिए ऑलरेडी हमने निकाला है। अगर मैं ये x फैक्टर छोड़ दूं तो रूम डेज आ जाएगा, इजंट इट। तो 14,400 तो पहले के केस में हो गया यहां पर, और यहां पर हो गया 7,200, तो टोटल रूम डेज हो गया 14,400 7,200, 21,600 रूम डेज। ये क्लियर हुआ सभी को। अब 21,600 रूम डेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए से, तो 2,16,000 रुपए रूम अटेंडेंट की सैलरी होगी। चेक कीजिएगा सभी जने, हैव यू गॉट दिस आंसर। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम, except in 4 months in winter when it is ₹30 per room, and this cost is on the basis of full occupancy for a month। ये एक another important adjustment है। यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां तो ऑफ सीजन
पीक सीजन दिया ही नहीं है। मंथली लाइट चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट फॉर 4 months व्हेन इट इज विंटर। मतलब 8 महीने गर्मी है और 4 महीने सर्दी है। तो अब एक बात बताइए, जो 8 महीने गर्मी है उसमें से क्या मैं कह सकता हूं कि 6 महीने पीक सीजन में जाएगा? तो अगर मैं यहां पर इसका बाइफर्गेशन करता हूं वापस पीक सीजन में और ऑफ सीजन में, तो पीक सीजन में समर्स के 6 months और ऑफ सीजन में समर्स के 2 months और विंटर्स के 4 months। ये क्लियर हुआ सभी को? पक्का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है यहां तक सबको? अब ये देखो, यहां से आप समझना ये कितना जरूरी है हमारे लिए समझना कि एक हिल स्टेशन के लिए पीक सीजन समर होता है या विंटर होता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट से वो प्रूव होता है। अगर वहां इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो यहां पर भी गलती हो जाएगी। तब ये क्या कह रहा है, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम। ओके, अब मैं कैसे निकालू? 6 महीने का समर है, क्या मैं इसको 100 रूम से मल्टीप्लाई कर दूं? लेकिन क्या 100 रूम्स पूरी तरह ऑक्यूपाइड है? पीक सीजन की ऑक्यूपेंसी क्या है? 80%। ओके, अब मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 120 रुपीज से। बहुत बढ़िया। तो 6 इंटू 100 इंटू 80 इंटू 120 57,600। चेक करिएगा सभी जने, ये क्लियर हुआ? अब हम आते हैं ऑफ सीजन में, लेकिन ऑफ सीजन में भी 2 महीने की गर्मी है, समर है, ठीक है। इंटू 100 रूम्स इंटू ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी 80% नहीं है, कितनी है? 40%। बहुत बढ़िया। और गर्मियों में एसी चलता है इसलिए खर्चा ज्यादा आता है। सो 2 इंटू 100 इंटू 0.4 इंटू 120 9,600। चेक ऑल ऑफ यू। 4 months winters into 100 into 40% occupancy into what are the charges? 30 रुपए। So this becomes 4,800. So total amount 72,000। चेक करिएगा। क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट है, कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्लियर हो गया ना? खुद के लिए लिख लेना, वहां पे हिल स्टेशन पे गर्मियों में सीजन होता है, हिंदी में लिख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स ऑल। अब फाइनल आंसर चेक करते हैं। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी, चेक करिएगा आंसर। टोटल रेंट टू बी चार्ज्ड 36,81,000, लेकिन आपको रेंट निकालना है ड्यूरिंग पीक सीजन एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। इज इट कमिंग 204.50 एंड 102.25? चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया सबको? पक्का? कोई डाउट? 100%? पटाख से जाकर चेक करो आपका इंडेक्स कंप्लीट है क्या। 24 क्वेश्चंस आपके इंडेक्स में कंप्लीट होने चाहिए। जस्ट 24 है ना? जस्ट लेट मी चेक। 24 क्वेश्चंस आपके इंडेक्स में होने चाहिए। और मुझे एक कैलकुलेशन चाहिए सबसे कि आपने कितने क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखा है फर्स्ट नंबर कॉलम में। मतलब मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अब जब आप इसको वापस रिवाइज करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा। एक कैलकुलेशन कीजिए, फटाफट कीजिए, किसी का कंप्लीट नहीं है, 5 मिनट में अभी दे रहा हूं। डेढ़ से 2 घंटा। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हर्ष? अच्छा, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे?
अच्छा, यहां स्टूडेंट्स कह रहे हैं 22 बाकी है। अच्छा, टोल प्लाजा वो अभी कर लेंगे, डोंट वरी। 22 अभी कर लेंगे, डोंट वरी। 10 क्वेश्चंस कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से रिवाइज करने में? मेरे हिसाब से आइडियली इस चैप्टर को आप जब सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे 2 से 3 घंटों के बीच में लगना चाहिए, 2 से 3 घंटे। सिक्स पॉइंट के आगे जो लिखा है उसका मतलब समझा दीजिए। 6 पॉइंट के आगे जो लिखा है उसका मतलब ये है, द कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। मतलब हमें ऑक्यूपेंसी का वेटेज देना है, ऐसा नहीं है कि सिंपली हमें नंबर ऑफ मंथ्स को नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करना है। ये चार्जेस तब लगेंगे जब रूम ऑक्यूपाइड होगा, इसीलिए हमने ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई किया उसको। डन ऑल ऑफ यू? चलिए 22 नंबर फटाफट कर लेते हैं, कम ऑन। नंबर फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स डू इट। रेडी? कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक पेज नंबर 9.11। BHG Toll Plaza built a 60-kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway. The company has estimated that a total of 12 crore vehicle, only a single type of vehicle will be using the highway during the 10 year of toll collection. अब समझना, टोल प्लाजा अगेन सर्विस इंडस्ट्री आ गई। नॉर्मली दोस्तों जो भी टोल प्लाजा होते हैं, ध्यान से समझना, ज्ञान की बात है, दे ऑपरेट ऑन BOLT और BOT बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। BOLT का फुल फॉर्म होता है बिल्ड, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफर। क्या बताया मैंने? बिल्ड, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफर। BOT का मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। इंडिया में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर वो रेलवेज हो या फिर रेलवेज मतलब मैं प्राइवेट की बात करूंगा जो अलग का गवर्नमेंट बनवाता है, या फिर वो रोड्स हो, हाईवेज हो, ये BOLT बेसिस पे बनता है। अब इसमें दोनों का फायदा क्या है? ये नॉर्मली PPP पे चलता है, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है GVK और उसकी ही एक कॉम्पिटिटिव कंपनी है, उसका नाम है अडानी पोर्ट्स। तो अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती है, ध्यान से समझना। सरकार ने कहा कि हमें अयोध्या में एयरपोर्ट बनाना है, राम मंदिर बना है, दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे, हमें एयरपोर्ट बनाना है। सरकार ने स्पेसिफिकेशन दिया है कि एयरपोर्ट इतना बड़ा होना चाहिए, इतने पैसेंजर्स होने चाहिए, ऐसा रनवे होना चाहिए, रनवे की ब्रॉडनेस ये होनी चाहिए, लेंथ इस तरीके से होनी चाहिए। ये स्पेसिफिकेशन कौन दे रहा है? सरकार। कहीं ना कहीं इसको रिकनेक्ट करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के साथ। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का रोल दिखेगा। सरकार ने कहा हम आपको जमीन देते लेकिन हम केपेक्स नहीं करेंगे, मतलब हम खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा आप लोग करेंगे। आप लोग मतलब वो कंपनी करेगी। वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करके एयरपोर्ट बनाएगी सरकार की जमीन पर। सर ऐसा कैसे होगा? मतलब पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई कंस्ट्रक्शन क्यों करेगा? और सर फिर एयरपोर्ट की ओनरशिप किसकी होगी? अबे थाम ना राजा, सांग तो मैं बताता हूं। वो कंपनी खर्चा करके एयरपोर्ट बनाएगी, बिल्ड, B फॉर बिल्ड। वही कंपनी उस एयरपोर्ट को चलाएगी, ऑपरेट। समझ में आ रहा है? तो चलाने के लिए पैसा लेगी। पैसा किससे रिकवर होगा? कस्टमर से। आपको मैंने अभी किसी तो लेक्चर में बताया था कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी जो फेयर होती है, टिकट होती है, उसमें सिर्फ पूरा के पूरा पैसा एयरलाइंस को नहीं जाता है, उसमें एक एयरपोर्ट सर्विस फी होती है, ASF। ये एयरपोर्ट सर्विस फी किस बेसिस पे होती है कि आप कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप उसको यूज करेंगे, आप उसकी फैसिलिटीज को यूज करेंगे, उसकी एक फीस आपसे रिकवर की जाती है। जानकारी के लिए बता देता हूं, नॉर्मली छोटे एयरपोर्ट की एयरपोर्ट सर्विस फीस ज्यादा होती है और बड़े एयरपोर्ट की कम होती है।
हाय सर ये क्या फालतू बात, बताता हूं ना। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द एयरपोर्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पैसेंजर्स यूजिंग दैट एयरपोर्ट। अब राजा जोधपुर एयरपोर्ट पे एक दिन में मात्र 6 फ्लाइट्स आती है, तो जोधपुर एयरपोर्ट का जो पूरा खर्चा है वो सिर्फ 6 एयरपोर्ट के पैसेंजर से निकलेगा। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट में हर सेकंड हर मिनट में एक फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ हो रही है, हर मिनट में। इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो वहां पे जो खर्चा है वो ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा, तो एयरपोर्ट सर्विस फीस कम होगी। समझ में आया आप लोगों को? कमिंग बैक टू द टॉपिक, लॉजिकल है। बी फॉर बिल्ड, ओ फॉर ऑपरेट, तुम उसको बनाओ, तुम उसको चलाओ। तीसरा लीज, इट मे हैपन नॉट हैपन, इसलिए बोल्ट या बीओटी दोनों चीजें कहते हैं। लीज का मतलब क्या है? सरकार से तुम किराए पे ले लो, कि हम इसको किराए पे लेकर चलाते हैं, मतलब वो कंपनी बना रही है और वही कंपनी सरकार से किराए पे लेकर चला रही है, मतलब ओनरशिप किसकी हो गई? सरकार की। एंड टी फॉर ट्रांसफर, जब भी आपका टर्म खत्म हो जाए उसके बाद आप ट्रांसफर कर दोगे। कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑफ रोड और द हाईवेज, हाईवेज ऐसे ही बनते हैं। यमुना एक्सप्रेस हाईवे, वन ऑफ द बेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। समृद्धि हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये कुछ बेस्ट हाईवेज हैं इंडिया के। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक बार एक आईसीआई का सीए डे का फंक्शन अटेंड किया था नागपुर में, जहां पर चीफ गेस्ट थे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी जब सेंट्रल मिनिस्टर नहीं थे, महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर थे, तो नितिन गडकरी जी ने वो हाईवे बनाया था जो पुणे से मुंबई जाता है। तो उन्होंने उस सेशन में, उस सेमिनार में एक्सप्लेन किया था कि मेरा क्राइटेरिया क्या था। जो बिल्डर था ना, उसको मैंने क्या कहा कि तेरा हाईवे बनने के बाद मैं चेक करूंगा, और मैं कैसे चेक करूंगा कि तेरा हाईवे सही है कि नहीं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं अपनी कार में पुणे से मुंबई जाऊंगा और पूरे रास्ते मेरे हाथ में एक कप चाय का होगा जिसमें ऊपर तक चाय भरी होगी। ये चाय गिरनी नहीं चाहिए, अगर ये चाय गिरी तो हाईवे का काम तुझे वापस करना पड़ेगा। इसको लेवलिंग कहते हैं हाईवे के लिए। काफी हाईवे देखो, गाड़ी ऐसे उछल रही है, वो ढंग के हाईवे नहीं है ना, वो सचिन टिचकुले ने बनाए होते हैं। आप समझ गए? आपने देखा होगा काफी बार कंस्ट्रक्शन होता है, वो 3 टांगों वाली दूरबीन लेकर आते हैं, ऐसा कुछ तो देखते हैं हम, सामने जाकर पोज देते हैं, यो फोटो ले रहा है। अबे फोटो नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है? लेवल निकाल रहा है। वाटर लेवल निकालते हैं ना, वैसे वो लैंड लेवल निकाल रहा है। हाईवे का लेवल सही नहीं होगा तो गाड़ी जंप करेगी और एक्सीडेंट्स होंगे। तो नितिन गडकरी जी ने उस समय कहा था कि मैं पुणे से मुंबई जाऊंगा और हाथ में चाय का एक कप होगा, उसमें चाय ऊपर तक भरी होगी, अगर चाय गिरी तो हाईवे वापस बनाना पड़ेगा। उस क्वालिटी के साथ हाईवे बना है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक और हाईवे बना है जिसका नाम है समृद्धि हाईवे। ये हाईवे जो है ये नागपुर से मुंबई को कनेक्ट करेगा। अभी तक पूरा बना नहीं, अभी ये शिरडी तक बन चुका है, नासिक शिरडी तक पहुंच चुका है ये हाईवे। बहुत अमेजिंग हाईवे, एग्जैक्टली जैसे नॉर्थ इंडिया में यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना है, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स। यमुना एक्सप्रेस हाईवे भी फेमस है, मतलब इनफैक्ट उस पे तो एक जोन है, उसको डेथ जोन डिक्लेयर किया गया है, निकल लिए वहां। वैसे ही समृद्धि हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, ये कंपनीज हाईवे बनाती है। आपने टोल प्लाजा देखा है वहां पे? कभी सोचा ये टोल का पैसा किसको जाता है? ये पैसा जाता है उस कंपनी को जिसने हाईवे बनाया है। जो हाईवे को बनाती है, जो हाईवे को मेंटेन करती है, उसको पैसा जाता है ये हाईवे बनाने का। BOT स्टैंड्स फॉर बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। बनाओ, ऑपरेट करो, तुम्हारा पैसा रिकवर हो गया, ट्रांसफर कर दो। BOLT स्टैंड्स फॉर बिल्ड, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफर। यहां पर वो मैकेनिज्म है। तो आपने एक हाईवे बनाना है 60 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, और आपका अंदेशा है कि ये जो हाईवे है इट विल बी यूज्ड बाय 12 करोड़ व्हीकल ड्यूरिंग द 10-year टोल कलेक्शन टेन्योर। मतलब आपका जो टर्म है टोल कलेक्शन का वो कितने साल का है? 10 साल का। मतलब आपको 10 साल तक इसको मेंटेन करना है। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। सैलरीज दी है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूं और उसको 60 किलोमीटर से डिवाइड कर लूं तो कॉस्ट पर किलोमीटर मिल जाएगा। चलो फटाक से सबसे पहली चीज वही करते हैं।
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर किलोमीटर। सक्षम, आप कह रहे हो कि मुझे लगता है पैसा सरकार को जाता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। हाँ, कैसे? अब बीओटी के केस में क्या होता है, सरकार क्या करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से हाईवे ले लेती है और फिर उसका टेंडर निकालती है, नीलामी करती है कि कोई और उस हाईवे को मेंटेन करे। जो उस हाईवे को मेंटेन करता है वो सरकार को लमसम पैसा देता है, जिसके बदले में सरकार उसको अधिकार देती है कि वो अगले कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ ईयर्स तक टोल कलेक्शन वसूली कर सकता है। बीच में आपको याद हो तो नेशनल न्यूज बनी थी कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जिनका पीरियड एक्सपायर हो चुका है, फिर भी टोल कलेक्शन चल रहा है। और फिर बाद में रूल आया था कि ऐसे सारे टोल कलेक्शंस को बंद कर देना चाहिए। आई थिंक कुछ ही टोल कलेक्शंस अब महाराष्ट्र में चालू थे। ये चीजें महाराष्ट्र में ही ज्यादा होती है, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस। चलिए सैलरीज निकालते हैं हम सबसे पहले। हाँ जी सर, सबसे पहले सैलरीज कैलकुलेट करते हैं। सैलरी में है सुपरवाइजर, कैलकुलेशंस ब्रैकेट में दिखाएंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, सुपरवाइजर कितने हैं, 3 शिफ्ट 4 पर्सन, 550 रुपए एक दिन का। हाइला कलेक्शन पर्सनल है तो उसका खर्चा नहीं लगेगा। कलेक्शन पर्सनल कौन होता है, जो सबसे ज्यादा गालियां सुनता है, जिसको लोग फोड़ के जाते हैं, वो टोल में नहीं बैठा होता पैसा लेने वाला, उसकी सैलरी खर्चा नहीं होगी। अच्छा, मैंने 2 नंबर पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। वापस कलेक्शन पर्सनल पे आते हैं। 3 शिफ्ट 4 पर्सन, 550 रुपए एक दिन का। अरे यार, क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ डेज डिफाइंड है क्या, चेक करो। क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ डेज डिफाइंड है क्या? नहीं दिया है। अब मेरा दूसरा सवाल यहां पर है, हमें ये जो कॉस्ट निकालनी है, ये 1 साल की निकालनी है, 10 साल की निकालनी है? मंथली निकालनी है। कहां दिया है? रिक्वायर्ड में तो लिखा है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। BHG toll plaza built a 60-kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect from passing vehicles using the highway. Company estimates 12 crores vehicle will be using the highway during 10 years. Toll operating and maintenance cost for the month of April are as follows. एक महीने की कॉस्ट दी है। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो सारा कैलकुलेशन कितने दिन का होगा? 30 डेज। नाउ यू गॉट इट राइट। सो सबसे पहले हम कलेक्शन पर्सनल की सैलरी लिखते हैं। चलो इसको करते हैं नीचे। हाँ जी सर, कलेक्शन पर्सनल। सबसे ज्यादा गाली खाता है ये इंसान, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। 3 शिफ्ट 4 लोग, 3 शिफ्ट मतलब नॉर्मली 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, 8 3 24। 3 शिफ्ट 4 लोग, 550 रुपए एक दिन का। तो 550 रुपए एक दिन का इंटू 30 दिन इंटू 4 लोग और ऐसी 3 शिफ्ट बराबर है। $1,98,000। चेक ऑल ऑफ यू। सुपरवाइजर है 2 शिफ्ट्स में एक इंसान, 550 रुपए, तो 750 इंटू 30। ऐसे दो शिफ्ट है लेकिन एक पर्सन है, इंटू 1 पर्सन इंटू 2 शिफ्ट। 750 इंटू 30 इंटू 1 इंटू 2, 45,000। चेक कीजिएगा। सिक्योरिटी पर्सनल, ओके, 3 शिफ्ट 6 पर्सन, 450 इंटू 30 इंटू कितने लोग हैं? 6 लोग, 3 शिफ्ट इंटू 6 इंटू 3, 450 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 3, 2,43,000। चेक कीजिएगा। और फिर बाद में दिया है टोल बूथ मैनेजर,
2 शिफ्ट 1 पर्सन, 900 रुपए पर डे, सो 900 रुपीज इंटू 30 डेज इंटू 1 पर्सन इंटू 2 शिफ्ट, 900 इंटू 30 इंटू 1 इंटू 2, 54,000। चेक कीजिएगा सैलरी एक्सपेंसेस सबको क्लियर हुआ क्या? चेक करता हूं रिजल्ट की वेबसाइट, कुछ अपडेट आया क्या? नहीं आया ना कुछ अपडेट? ओके, इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख रुपीस एज इट इज लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख रुपीस, टेलीफोन 1,40,000, टेलीफोन 1,40,000, मेंटेनेंस कॉस्ट 30 lakhs, ये सारी छोटी मोटी कॉस्ट के आगे ये कॉस्ट कितनी बड़ी लग रही है? मंथली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस विल बी 1.5 CR, भाई साहब, और ये भी 1 महीने का है। मंथली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फर्दर कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इसको अभी मैं ऐड करूं क्या? 25% प्रॉफिट ऐड करना है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट पर किलोमीटर। कॉस्ट पर किलोमीटर के लिए मुझे प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है, यहां पर लेते हैं टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कितना आ रहा है? टेक टोटल 1,94,80,000। सभी जने टोटल चेक करिए, 1,94,80,000। क्लियर? ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। हमें यह सोचना है कि कैसे हम दोनों को एक ही स्टेटमेंट में इंटीग्रेट कर सके। टोल रेट पर व्हीकल निकालनी है और कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट पर किलोमीटर ₹1,94,80,000 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर्स, 324,667 पर किलोमीटर। चेक करिएगा कॉस्ट पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। जो व्हीकल पास होगी उनसे हम कितना पैसा रिकवर करेंगे वो हमें निकालना है। ये जो पैसा हम रिकवर करेंगे इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं टोल रेट पर व्हीकल, इट इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स। डू यू एग्री विद मी? अब टोटल कलेक्शन कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट है हमारी 1,94,80,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? डिजायर्ड प्रॉफिट है 25% ऑन टोटल कॉस्ट। तो 1,94,80,000 का 25% होता है 48,70,000। तो ये तो हो गया मेरा टोटल कलेक्शन। अब समझना ये कलेक्शन कितने समय का है? 1 महीने का है। ये ध्यान से देखना यहां पर मिस्टेक ना हो जाए। ये मेरा मंथली कलेक्शन है तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा मंथली व्हीकल से। कैसे निकाला 10 लाख? सर 12 करोड़ गाड़ियां यूज होगी 10 साल में, तो 12 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 करोड़ व्हीकल्स पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स 10 लाख व्हीकल्स पर मंथ। बिल्कुल सही जवाब। तो टोल रेट हो गया 24.35 पर व्हीकल। रियल लाइफ में सिर्फ ऐसे नहीं होता। अगर आप कभी भी टोल से गुजरे होंगे, जो डेफिनेटली आप गुजरे होंगे,
तो आपने देखा होगा कि टोल पे अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल का अलग अलग रेट होता है ना। टू व्हीलर्स तो फ्री होते हैं क्योंकि वो क्या ही यूज कर लेंगे, काफी बार टू व्हीलर्स को बाकी लोग यूज कर लेते हैं कुचलने के लिए। हाँ, उनका अलग से बना है कि वो तो बेचारे ऐसे साइड में खेतों में से निकल लेते हैं। फिर कार्स का रेट अलग होता है, बस का रेट अलग होता है, मिनी बस का अलग है, बड़े बसेस का अलग है, कमर्शियल व्हीकल का रेट अलग है। कुछ कुछ टोल पे डे पास होता है, आप दिन में कितनी बार आना जाना कर सकते हो। कहीं पे वन वे टिकट ही मिलती है तो कहीं पे राउंड टिकट मिलती है। और ये जो मिनिस्टर विधायक लोगों की गाड़ियां जाती है ये तो फ्री में। अच्छा, कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो 30 रुपए के टोल के लिए उतर के बहस करते हैं, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं पी पी, पर 30 रुपए के टोल के लिए बहस कर लेंगे। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, डिपेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए इंडेक्स में पोस्ट करिए इसे भी। डन ऑल ऑफ यू? पक्का? चलो अब अपने रजिस्टर के पेज टर्न करो और लिखो टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2। भाई टाइम निकल रहा है। टेस्ट नंबर 2 तेरा अगर बाहर आ गया ना, मैं ऐसा ऐसा करके तेरे को वापस उठा दूंगा, चिंता मत कर। चलो फटाक से लिखो टेस्ट नंबर 2। 1 घंटे की टेस्ट है, 40 मार्क की टेस्ट है, फटाक से। बहुत लेंदी टेस्ट है, फटाक से। आठ बज के 45 मिनट हुए हैं। 9 बज के 45 मिनट तक की टेस्ट है। ऑफलाइन वालों को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया है और यहां स्क्रीन पे भी आ रहा है क्वेश्चन पेपर। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे अभी मैं दिखा रहा हूं। डिफाइंड टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए और आपका समय शुरू हो रहा है बस कुछ ही क्षणों में। सबसे पहले 10 मार्क का क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। जो स्क्रीन से देखना चाहता है स्क्रीन से भी देख सकता है, और जो डायरेक्टली व्हाट्सएप से एक्सेस करना चाहता है यू कैन एक्सेस फ्रॉम व्हाट्सएप टू। और सर जो कुछ भी नहीं करना चाहता वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर। बहुत बढ़िया, अद्भुत। क्या गिरा? बॉटल। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आई एम गोइंग ऑफ स्क्रीन और इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं फॉर ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दस मार्क का क्वेश्चन है। 18 मिनट्स का स्टैंडर्ड टाइम होता है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18 मिनट्स का स्टैंडर्ड टाइम है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यू हैव टू कंप्लीट अप टू 8:45 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 8:45 प्लस 18 मिनट कितने होते हैं? 63। सो 9:03 तक आपको कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन। 9:05 कर देता हूं। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों के लिए क्विकली। फुल ही कर दूं? नहीं, वो वहां अलाइनमेंट आप व्हाट्सएप पे देख लो ना, पेपर भेज दिया ना। आप लोगों को कहां प्रॉब्लम है? आप लोगों को पेपर व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वेश्चन एक स्क्रीन में विजिबल नहीं होगा। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। अपना अपना टाइम मॉनिटर कीजिएगा कितनी देर में क्वेश्चन हो रहा है। 8:45 हुए हैं, पेपर स्टार्ट हो चुका है।
10 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट्स होता है, मैं 20 मिनट्स यहां पर दे रहा हूं। 905 पे मैं ये क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, ऑफलाइन वाले आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं।
10 minutes over for this question. Fifteen minutes over for this question. So by now you must be about to complete this question. किसी का पहले हो जाए तो आप अपना टाइम नोट करके रखिएगा.
For online students, I will turn the screen to next question after 5 minutes. एटीन मिनट्स ओवर फॉर दैट क्वेश्चन. सो स्टैंडर्ड टाइम इसका खत्म हो गया है. अगर कोई क्लोज कर रहा है क्लोज कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिखाया, 5 मार्क का क्वेश्चन है. 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड टाइम मिलता है 9 मिनट्स. तो कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. For online students, question number 3 is visible on screen. It's a 5 mark question.
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होने वाला चाहिए ऑलमोस्ट. For online students, last 2 minutes on question number 3, then I'll move to question number 4. So online students, question number 4 and 5 together, they are visible on the screen. So 10 marks and 5 marks, total 15 marks. 15 marks into 1.8 minutes, standard time becomes 27 minutes. It's on the screen. फिर इसके बाद सिर्फ एमसीक्यूज हैं जो बहुत फास्ट हो जाएंगे. आगे आ जाए बेटा जामुन. शिंदे साहब, 2-4 को लेके डूबोगे, मैं भी बता रहा हूँ. आगे आ जाए जामुन भाई, फटाफटा फट फर्स्ट फर्स्ट बेंच पे फटाफटा. लड़की का चक्कर है बाबू भैया, डूबेगे पूरी तरह. पूरा पेपर हो गया. हाँ, अच्छा मटेरियल कॉस्ट हुआ ही नहीं. अब बहुत बढ़िया.
शुक्ला जी जिंदा हो? कुछ चाहिए तो बता देना। ब्लड, ऑक्सीजन। किसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया? वेरी गुड। फिर तो जल्दी हो जाएगा पेपर। रिजल्ट का सेशन अभी लाइव है यूट्यूब पे। मैं इस क्लास के बाद लाइव जाऊंगा। बच्चे लिख रहे हैं एफएमएसएम में ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो पास हो जाएंगे। कुछ भी। भाई। हाँ हाँ। शुक्ला जी के पीछे। हाँ। उठे प्रभु उठे। आए आए। ये दूसरा मंदिर आपका इंतजार कर रहा है, वहां जाके विराजमान हो जाए। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया।
Is there anyone who completed all the practical questions? 2, 3, 4, 5. Very good. पूरा हो गया. Bring your register. रेड पेन है आपके पास? पेन है, पेन, रेड पेन.
और किसी का हुआ है? हो गया? एमसीक्यू? 3 more minutes for online students, then I'll turn to MCQs.
टेस्टी। You're spoiling her name. He's okay, Chesta, but you became Chesty. Transformation from Chotu to Chesty. Amazing. Suggested आंसर से चेक कर लेंगे. So for online students, I'm turning to MCQs in next 1 minute and will be scrolling down. आपको MCQs के आंसर्स देने हैं. ऑफलाइन में कितने लोगों का पूरा पेपर हो चुका है कंप्लीट? वेरी गुड. किती चीटिंग केली? काय शिंदे? हा, आदान प्रदान किती केले? आहे असं शक्यच नाही. So online students, I'm turning to MCQs one by one. MCQs visible on your screen. मैं एक मिनट में स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और आपको अकॉर्डिंगली आंसर्स करते रहना है. 4 MCQs visible on your screen. After a minute, I'll scroll down. कौन बेटा? आपके बालों का आपको इतना प्रोटेक्शन है ना कि आपको ऐसे ही कुछ सुनाई नहीं देंगे. ये 10-20 जो लेयर है ना, इसके अंदर आवाज आपकी इनकमिंग तो नहीं होगी, आउटगोइंग बहुत हो रही है. आरजू है या आवाजू है? हाँ, थम. ए बाबा, तेरे नाम बन के आई है ये आज. राधे, तेरे नाम की राधे. इसको मैंने उस दिन देखा था जब ये 56 में आई थी ना, पूरा ऐसा डेकोरेट होकर. हाँ जी, हो गया क्या? ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ, हो गया तो आगे बढ़े.
जल्दी फटाफट बताओ, हो गया तो आगे बढ़े क्विकली। जल्दी करो ऑनलाइन वालों, ताकि पेपर चेक कर सके, तुरंत टाइम मिल जाएगा चेक करने का। तुम भाभी देवर चुपचाप बैठ नहीं सकते ना। अजीब ही बॉन्डिंग है, जामुन के लिए जामुनी यही ढूंढ के लाएगी। हाँ जी, so last 1 minute and then we'll check the answers. मजा आया? सुनाई दे रहे क्या पहले? ओके, चलिए चेक करें आंसर्स। टेक आउट योर रेड पेन्स। ये किसका है? हाँ जी, टेक आउट योर रेड पेन्स एंड लेट्स चेक द आंसर्स। हाँ जी, चलिए फटाफट आंसर्स चेक करते हैं एक एक करके। 1 2 3 4 and 5 questions. Question number 1 was MCQ, 2 3 4 5 मार्क्स के हिसाब से पेपर थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर हमेशा ऐसा होता है 90% सिचुएशंस में कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंदी आता है, क्योंकि देयर आर टू मेनी कांसेप्ट्स टू बी आस्क्ड। बट वो लेंदी पेपर को भी आप टैकल कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए किस तरीके से टैकल करना। अगर आप फंबल कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारे एमसीक्यूज। चेक कीजिएगा आंसर्स फॉर एमसीक्यूज ऑल ऑफ यू। 1 का आंसर है सी फॉर कैट। 2 का आंसर है ए। 3 का आंसर है सी। 4 का आंसर है ए। 5 का आंसर है बी। 6 का आंसर है ए। 7 8 9 बी बी बी। 7 8 9 बी 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 एंड 10 इज सी। देखना राजा देवर, नहीं तो भाभी को पूछना। चेक, गिव योरसेल्फ मार्क्स आउट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट आउट ऑफ 10? आप अपने मार्क्स वहां लिख के रखिए कि 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। बाद में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी चेक करते हैं। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन था, हॉस्पिटल का क्वेश्चन था। आज ही हमने देखा है, डिस्कशन किया है। चेक कीजिएगा सबसे पहले पेशेंट डेज चेक कीजिए। 14,600 है क्या? पेशेंट डेज की वर्किंग नोट होनी चाहिए, नहीं तो 1 मार्क माइनस होगा उसका, 1 मार्क। Check your cost and the answer is what is the profit per patient day? It is 485.17. Profit per patient day 485.17. दीपांश चेक करो भाई। अब यहां पर आपको जो स्टेटमेंट बनाना है
वो वेरिएबल और फिक्स का इस तरीके से बनाना है, बिकॉज यहां पर कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करना है। कल हमने सिमिलर क्वेश्चन कैलकुलेट देखा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू जो था माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। और फिक्स कॉस्ट को जब कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। चेक कीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यूज। फिक्स कॉस्ट है 1,63,51,000। न्यूमरेटर चेक कीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला का, 1,63,51,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे इज 1605.10। तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है 10187 पेशेंट डेज। चेक कीजिएगा, क्या मैं बता रहा हूं ना बेटा, पहले आंसर तो चेक कर लो। अब ये जो 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क के क्वेश्चन का मार्क्स का ब्रेकअप कैसे होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स और 1 मार्क मिलेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डे, 7 मार्क। और जो सेकंड पोर्शन है जहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वो है 3 मार्क का। ये 3 मार्क के ब्रेक इवन पॉइंट में आपको कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला है, अगर आप ये दिखाएंगे तो 1 मार्क आपको मिलेगा उसका एक्स्ट्रा, अदरवाइज यू विल गेट 2 मार्क्स। हाउ यू कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। जिसका गलत है आंसर लिख के रख लो एटलीस्ट, ताकि बाद में आप उसको रीसॉल्व करके चेक कर सकें। 10187 इज द आंसर, बिकॉज 10186.9 आता है, राउंडिंग ऑफ करके 10187 इज द आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, भाभी क्या हुआ, बताए ना राजा अभी। हाँ जी, हाँ, सबसे बड़ी गलती जिन 2 लोगों के पेपर्स मैंने चेक किए हैं इस क्वेश्चन में, उन्होंने 5 बसेस से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जिसने नहीं किया आई थिंक उसका 72,000 है ना आंसर। हाँ, तो यहां पे पैसेंजर किलोमीटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, 3,60,000 किलोमीटर। इस वर्किंग नोट का 1 मार्क अलग से मिलता है, मतलब 5 में से 1 मार्क वर्किंग नोट का है। वर्किंग नोट नहीं दिखाया मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन दो आंसर इज राइट। मैम वर्किंग नोट इसका दिखाना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर का। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, फाइनल आंसर इज 0.40। चेक कीजिएगा कॉस्ट स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट कम्स टू 1,44,000 एंड 0.40 इज द कॉस्ट पर किलोमीटर। पूरा सही है, 5 मार्क आप खुद को दे सकते हैं। अगर वर्किंग नोट नहीं बनाया और पूरा सही है तो 4 मार्क्स दे दीजिएगा खुद को। डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1440 यूनिट्स। चेक ऑल ऑफ यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1440 यूनिट्स। चेक कीजिएगा सभी जने, करेक्ट है। मार्किंग स्कीम पे बाद में आते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कितना है, और ईओक्यू में जाते हैं तो कितना कॉस्ट आता है, और दोनों में कॉस्ट सेविंग कितना है। एक छोटा सा एम्बिग्यूटी यहां पर हो सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स को लेकर। कुछ लोगों ने राउंड ऑफ किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। मैंने आपको नॉर्मली समझाया कॉस्ट कैलकुलेट करते समय ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो कॉस्ट सेविंग की फिगर चेक कीजिएगा 2535। चेक ऑल ऑफ यू, कॉस्ट सेविंग की फिगर है 2535। मार्क स्कीम पे मैं बाद में आता हूं, पहले सिर्फ आंसर चेक करते रहिएगा। राउंड ऑफ कर दिया तो हल्का सा डिफरेंस आएगा, वो आप चेक कर लो सर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डर पॉइंट। पढ़ाते समय मैंने क्या बताया था, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जब कुछ नहीं होता है तो हम नॉर्मल यूजेज को मैक्सिमम भी कंसीडर करते हैं, एवरेज भी कंसीडर करते हैं, मिनिमम भी कंसीडर करते हैं। अब ये यूजेज कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया एक साल में 360 दिन है
तो आपका रीऑर्डर लेवल है 900 यूनिट्स, चेक कीजिएगा सभी जने। रीऑर्डर लेवल 900 यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आपको निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 360 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। थोड़ी सब्जेक्टिविटी यहां हो सकती है पर आंसर चेंज नहीं होगा। वेदर यू टेक 18.75 as the number of orders or 19 as number of orders, your frequency will remain 19 days. चेक कीजिएगा आंसर। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन 19 डेज। अब इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क का है। 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे हैं। पहला, हाउ मच द कंपनीज कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग फॉर ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू निकालने के लिए नहीं कहा है। ईओक्यू मॉडल में कॉस्ट सेविंग कितना होगा, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स, सेकेंड इज फॉर 2 मार्क्स एंड थर्ड वन इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। तो 10 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना और ये कैलकुलेशन का टेबल बनाना अप टू 2535 ऑफ कॉस्ट सेविंग विल गिव यू 6 मार्क्स, देन 4 मार्क्स फॉर 900 यूनिट्स ऑफ रीऑर्डर लेवल एंड देन 19 डेज की जो फ्रीक्वेंसी निकाली है उसके 2 मार्क्स। तो 2 मार्क 2 मार्क 6 मार्क, इस तरीके से बाइफर्केशन है। चेक कीजिएगा, खुद को मार्क्स अवॉर्ड कीजिएगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटा सा एक्सीडेंट पॉइंट था पर होना नहीं चाहिए क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया है। और यहां पर जो आप लोगों की ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 360 और 390, 360 प्लस 390, 750 रुपीज, करेक्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेक कीजिएगा, 2000 केजी आ रही है क्या यहां पे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000 केजी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 360 दिन डिवाइडेड बाय the number of orders, you will get 18 days as frequency. And last is, how much is the percentage of discount that is required? The answer is 2%. मार्क्स का बाइफर्केशन चेक कीजिएगा, ईओक्यू के 1 मार्क्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर के 1 मार्क्स, और ये जो टेबल बनाया ना नीचे, डिस्काउंट कितना परसेंट होगा इसके 3 मार्क्स मिलेंगे आप। 1 mark is for 2000 kg of EOQ, 1 mark is for frequency of order, and then you will get 3 marks for the percentage of discount, जिसमें से 1 मार्क है वो जो कंक्लूजन वाली लाइन है ना नीचे उसका, वो कंक्लूजन वाली लाइन नहीं लिखी तो 1 मार्क कम मिलेगा आपको। कम ऑन, क्विकली टेक टोटल्स एंड गेट योर टोटल स्कोर। चलिए, लेट मी आस्क क्वेश्चन, एनीवन 40 आउट ऑफ 40, एनीवन 39, 38 and 37, anyone above 35 and above 35, कितना मिला? 35 मिला। Okay, good. So you know where you lost marks. Very good. How many of you got above 30 and above 30? Very good. हाल तो डर रहा था शुक्ला जी, डर रहा था ना टेस्ट के पहले कितना। चलो, बहुत अच्छा। अच्छा, इज देयर एनीवन हु गॉट लेस देन 20 मार्क्स? 20 और लेस देन 20, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। आप समझ गए? दोज हु गॉट 20 और लेस देन 20, यू नीड टू वर्क रियली वेरी मच हार्ड, ये समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? पक्का? चलो, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड 11 बजे के आसपास रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। I'm just going live on YouTube immediately after this class. Thank you so much.